हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है। इस सीरीज में हमारे ऑलरेडी डे 23 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आज हम अपने डे 24 में टॉपिक नंबर 461 से लेके टॉपिक नंबर 480 तक को कवर करेंगे, जो प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए हमने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे डे 23 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ चुके हैं, जिसमें ये हमारा आज डे 24 का टॉपिक है। ऑलरेडी हमने डे 23 के टॉपिक में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कर दी थी और हमने वहाँ पर आपको गांधी युग से पढ़ाने की शुरुआत की थी। गांधी युग से लेके आपको चटगांव शस्त्रागार तक की घटना को हमने कंप्लीट करा दिया था और हमने आपसे कहा था कि हम आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में उससे आगे की घटना के बारे में बताएंगे। अर्थात हम आपको ये बताएंगे कि साइमन कमीशन कब आया, क्यों आया, उसके क्या रीज़न थे, और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि नेहरू रिपोर्ट के क्या प्रोविजंस थे और उसके बाद की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, जो कि यूपीएससी की प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इतनी बातें आप समझ गए थे। साथ ही हमने अपने पिछले पार्ट में जब 1919 से शुरुआत की थी, अर्थात हमने आपको बताने की शुरुआत की थी कि कैसे महात्मा गांधी भारत में आते हैं, कैसे वो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर के अंतर्गत अपने नेतृत्व की भूमिका को मजबूत करते हैं, कैसे आगे चलकर वो असहयोग और खिलाफत के माध्यम से भारतीय लोगों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करते हैं, और फिर किस तरीके से चौरी चौरा कांड के बाद वो अपने उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं और गांधी दास पैक्ट के नाम से स्वराज पार्टी का गठन करते हुए CR दास और मोतीलाल नेहरू उनसे अलग होकर विधानमंडल में जाने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी घटनाओं को हमने काफ़ी डिटेल में अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको वो पार्ट समझ में आया होगा। तो अब उसी से आगे की स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो आप में से हम अपनी इस टॉपिक की शुरुआत करें तो आप में से जो भी बच्चे हैं वो पहली बार जो यहाँ पे जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम न केवल आपको जीएस के इम्पोर्टेंट 2000 टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि हम आपको सीसेट में रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन और मैथ के साथ साथ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी काफ़ी अच्छे से ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम आपको 24 से 36 महीनों के करंट अफेयर्स को PIB, द हिंदू, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भी ना जाने कितने सारे न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स के माध्यम से कंपाइल कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी हर हाल में स्ट्रांग हो सके। उम्मीद है कि आप हमारी ये सारी बातें समझ गए होंगे। इससे डिटेल जानकारी जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम की लिंक और यूट्यूब चैनल की लिंक में जाकर आसानी से देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर लेट्स क्रैक प्रीलिम के वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आखिरकार हम आपको इस लेट्स क्रैक सीरीज में क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और कितने दिनों में कवर कराने की हमने आपसे बातें की हैं। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। तो अब हम शुरू करते हैं अपने आगे की कहानी को। ऑलरेडी आपको पता है कि आपने चटगांव शस्त्रागार की पूरी घटना को पढ़ लिया था। आपने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से सूर्यसेन ने IRA का गठन किया था और किस तरीके से उसमें प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त और बीना दास जैसी महिलाओं ने पार्टिसिपेशन करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई अलग देने की कोशिश की थी। इतनी बातें जब आपने पढ़ ली थी तो हमने आपको दो बातें बताई थी। क्या? एक बात हमने ये बताई थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दो धाराएं एक दूसरे के सिमिलर चल रही थी। एक धारा तो हमारी क्रांतिकारियों की चल रही थी, तो दूसरी राष्ट्रवादियों की चल रही थी। क्रांतिकारी धारा में हमने काकोरी कांड और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और चटगांव शस्त्रागार तक की घटना को कंप्लीट कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से आगे चलकर भगत सिंह को फांसी दी जाती है। लेकिन अब ये जब चल रही थी घटना, तो हम यहाँ पर 1931 तक पहुँच गए थे। क्लियर? या कहें कि हम यहाँ पर 1930 तक पहुँच गए थे। बट 1930 के पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी धारा में क्या क्या हो रहा था, ये अभी पढ़ना शेष था। अर्थात हमें स्वराज पार्टी के बाद की घटनाओं को पढ़ना ज़रूरी था। क्लियर? जब हम स्वराज पार्टी की घटनाओं को पढ़ते हैं
तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, या कहें कि एक मेजरमेंट रोल आता है लॉर्ड बर्केनहेड का। लॉर्ड बर्केनहेड बेसिकली कोई नहीं, एक तरीके के भारत सचिव थे, जो कि आप जानते हो कि 1858 के अधिनियम में भारत सचिव की जो नियुक्ति की जाती है, जो कि गवर्नर जनरल की सलाहकार ना होकर उस समय लंदन में प्रतिनिधित्व करता था, तो वही सचिव थे ये लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड ने एक दिन ऐसे ही आकर जोश में कहा कि कोई भी भारतीय अपने लिए सरकार तो दूर की बात है, बैठकर कुछ प्रावधानों पर समझौता भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत एक बिखरे हुए लोगों का देश है। इस बात पर उस समय के जो सबसे सम्मानीय पर्सन थे मोतीलाल नेहरू साहब, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये बात अलग है कि हमारे मतभेद होते हैं अपने अपने विचारों में, लेकिन हमारा मनभेद कभी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपका मनभेद नहीं है तो आप हमें एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर दीजिए जिसमें सभी के सभी भारतीय दल सहमत हों, जिसके प्रोविजंस को लेकर किसी के भी मतभेद ना हो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात है तो हम आपको बनाकर दे देते हैं। तो इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, और उस रिपोर्ट में कोशिश ये की कि वो जो रिपोर्ट बने वो भारत के भावी भविष्य का निर्माण करे, वो इस बात को रिप्रेजेंट करे कि आगे आने वाले समय में भारत की जो स्थिति है, भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे टैकल करना चाहिए किसी भी सरकार को। और वास्तव में आप जानकर अचरज में रहेंगे कि जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें एक दो प्रोविजंस को अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश प्रोविजन हमने नेहरू रिपोर्ट के अडॉप्ट ही कर लिए थे। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। जब ये चीज़ें चल रही थी तो बात ये भी थी कि ऐसी घटना को अंजाम दिया क्यों जा रहा था। ऐसी घटना को अंजाम इसलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि 1919 के अधिनियम में ये बात तय हुई थी कि अगर भारतीय आगे आने वाले 10 वर्षों में अपने आप का संविधान बनाने के योग्य हो जाएंगे, शासन चलाने के योग्य हो जाएंगे, तो हम उनको रिव्यू करके उनको स्वराज की प्राप्ति दे देंगे। समझ गए? लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रिव्यू करने के लिए उन्होंने जिस आयोग का गठन किया, उस आयोग को 10 वर्ष के बाद आना था, लेकिन वो आयोग आ कब गया? वो आयोग आ गया 8 वर्षों के बाद। जब वो आयोग 8 वर्षों के बाद आ गया तो लोगों को क्रोध आया इस बात से कि साहब आपने तो 3 साल पहले 2 साल पहले ही आयोग को बुला लिया। इस चीज़ से भारतीय नाराज हो गए। नाराजगी भारतीयों की तब और बढ़ गई कि जब उस आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को अपॉइंट ही नहीं किया गया। मतलब भारत के भावी भविष्य के निर्माण की बात होनी थी और उसमें भारतीय ही अनुपस्थित थे। कहने का मतलब कि बारात जानी थी दूल्हे की, लेकिन दूल्हा ही उसमें अनुपस्थित था, तो भाई साहब शादी किससे होती। इस चीज को लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू किया और इसी के विरोध स्वरूप लाला लाजपत राय को सैंडर्स ने लाठी के दम पर चोट उनको मारी, जिसके कारण आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई। और खुशनसीबी की बात यह है कि लाला लाजपत राय पर हुई इस चोट का बदला लेने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, इन सब ने सैंडर्स की हत्या कर दी। इतनी कहानी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर साइमन कमीशन पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो बता दीजिए। तो देखिए, साइमन कमीशन पे आपसे क्वेश्चन 2 से 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला तो आपसे ये पूछेगा कि साइमन कमीशन आया कब, तो आप बता सकते हैं 1927 से 28 में, ठीक है, यानी कि नेहरू रिपोर्ट के पहले। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में असत्य है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, या इसमें सभी भारतीय थे, या इसमें 2 सदस्य भारतीय थे। तो आप कह दोगे नहीं साहब, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, भारत शासन अधिनियम को चेक करना। क्लियर। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रोविजंस क्या थे। क्लियर, इतनी बातें। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो,
जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना तो क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं किसी भी टॉपिक को, बट हम वहाँ पे ये थिंक नहीं कर पाते कि आखिरकार इस टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं इस पर क्वेश्चन कितने टाइप से आएगा। क्योंकि आपको हर जगह लिखा हुआ तो मिल जाएगा, बट कहीं ये नहीं लिखा होता है कि साइमन कमीशन पे इतने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप ये बता दीजिएगा इसके अलावा साइमन कमीशन पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा? कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अर्थात आप जब भी कोई चीज़ पढ़ा करें ना तो अंतिम से अंतिम लाइन तक को कवर कर लिया करें कि अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक क्वेश्चन क्रम पे बन सकता है, एक उसके प्रोविजन पे बन सकता है, उसकी डेट पे बन सकता है, उसके प्रावधानों को लेकर आगे कौन से प्रोग्राम हुए उस पर क्वेश्चन बन सकता है, उसके अगेंस्ट क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट हुई उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे अगर आप थिंकिंग कर गए तो आपका आंसर हो जाएगा और कभी भी आपसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। क्लियर? तो आप ये समझ गए साइमन कमीशन की क्या क्या बात थी। इम्पोर्टेंट है इसमें अगली बातें क्या कि जब साइमन कमीशन भारत में आया तो किसने इसका समर्थन किया और किसने इसका विरोध किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस पे आ जाती है कि किस किस ने इसका समर्थन किया था और किस किस ने इसका विरोध किया था। अब यहाँ पे बच्चे गलतियाँ क्या कर देते हैं कि जब वो ये पढ़ते हैं ना तो उनको क्या लगता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग है उसने विरोध किया होगा, जो उस समय हिंदू महासभा था उसने विरोध किया होगा, या जो उस समय के भारतीय औद्योगिक घराने होंगे उन्होंने विरोध किया होगा, या इन लोगों ने समर्थन किया होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहता है कि कांग्रेस तो राष्ट्रवादी थी, मुस्लिम लीग तो राष्ट्रवादी थी नहीं। ठीक है, तो वो सोचते हैं हो सकता है मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का कहा हो इस जगह पे साथ ना दिया हो सकता है कहो हिंदू महासभा ने कांग्रेस का साथ ना दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बात मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में भले ही कितने भी मतभेद थे विचारों को लेकर, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती थी, जब भारत रूपी भविष्य की बात आती थी तो सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि स्वहित के लिए देश हित को तिलांजलि नहीं देनी है। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये आज की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है कि जब कोई देश हित में निर्णय लिया जाता है तो राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी होती हैं वो उस चीज़ का विरोध करती हैं। विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर आप कभी भी डिबेट करना, बट मैं बताना बस यही चाहता हूँ। ठीक है, अब जब ऐसी बातें हो रही थी, ठीक, तो क्या हुआ कि साइमन कमीशन भारत आया, अधिकांश लोगों ने इसका विरोध किया। खासतौर पर सबसे पहले कांग्रेस ने अपने अधिवेशन मद्रास में कहा कि इसको हम पूरी तरह से बहिष्कृत करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस मद्रास अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो M.A. अंसारी साहब ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि किन किन राजनीतिक दलों ने इस साइमन कमीशन का बहिष्कार या विरोध किया था। ध्यान देना, बहिष्कार और विरोध का मतलब क्या होता है कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, हम इसको वापस भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में नाम याद रखिएगा कौन कौन थे। लिबरल फेडरेशन था, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस थी, हिंदू महासभा थी, किसान मजदूर पार्टी थी, जिन्ना गुट का मुस्लिम लीग था। ध्यान दीजिए इतनी बातें। कई बार होता है क्वेश्चन आपको दे देगा कि इनमें से ये समर्थन करते थे, और समर्थन और विरोध जब वर्ड आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि समर्थन किया था, अच्छा जिन्ना ने किया होगा, समर्थन किया था हिंदू महासभा ने किया होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात है कि समर्थन किसने किया था? तो केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने, जस्टिस पार्टी ने, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन व केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया था। मतलब क्या? इसका समर्थन किया था। अब आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, क्वेश्चन कैसे आएगा। ये जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं यूपीएससी में, क्या होता है ना, थिंकिंग पे ही आता है और बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते। क्वेश्चन ऐसे आएगा, साइमन कमीशन के संदर्भ में नंबर 1 देगा। ठीक, कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में निर्णय लिया जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की। नंबर 2, साइमन कमीशन का हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया, लेकिन जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया या इसका बहिष्कार नहीं किया।
तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए नहीं साहब ये बिल्कुल सही बात है, चाहे जस्टिस पार्टी हो, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन हो, इन सब ने उसका बहिष्कार नहीं किया था, उसका विरोध नहीं किया था, बल्कि उसका समर्थन किया था। समझ गए? इतनी बातें, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाननी है। अब जब 1928 और 29 में जब ये कमीशन आया, मतलब साइमन एक पर्सन था, जब ये 2 बार कमीशन आ गया तो ये हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। वो रिपोर्ट इसने 1930 में पब्लिश की और उसी रिपोर्ट पर डिस्कस और डिबेट करने के लिए ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया लंदन में, यानी कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया लंदन में। क्लियर? इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि उसकी जो रिपोर्ट थी, किसकी? साइमन कमीशन की, उस रिपोर्ट में उसने क्या क्या कहा था, उसके क्या क्या प्रोविज़न थे और वो प्रोविज़न किस हद तक माने गए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। अब आप समझेंगे कि सर उस रिपोर्ट के वो प्रोविज़न हमको कहाँ पढ़ने को मिलेंगे, तो उस रिपोर्ट के प्रोविज़न हम आपको पढ़ाएंगे गोलमेज सम्मेलन में। जब आप गोलमेज सम्मेलन पढ़ते हैं, आगे हम आपको देंगे वहाँ पे, तो उसमें कई सारी रिपोर्टों के बारे में उसमें जिक्र किया गया है, तो आपको वहाँ पे पढ़ना है और वहाँ से आप समझ जाएंगे कि अच्छा इतनी इतनी चीज़ों की बातें हुई थी। ठीक है, तो आप वो चीज़ें समझ सकते हैं। या तो फिर हम एक काम करते हैं कि आपको यहाँ पे उन रिपोर्ट्स के प्रोविजंस बता देते हैं एक बार, तो आपके दिमाग में कुछ ये प्रोविजंस दिमाग पे बने रहेंगे। क्लियर? कई बार होता क्या है ना कि ऐसे टॉपिक पे यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि कहीं पे कंटेंट तो आपको मिलता नहीं है कि साइमन कमीशन की क्या क्या सिफारिशें थी, तो वहाँ पे हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको वो सारे प्रोविजंस बता दे रहे हैं। आप अपना एक लिस्ट में अलग से लिख लीजिए, ताकि आपसे जब क्वेश्चन यूपीएससी पूछे तो आप अपने इस उत्तर को काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बता देंगे कि उसने क्या सिफारिशें नहीं की थी, तो इससे आपका जो क्वेश्चन होगा ना क्रॉस क्वेश्चन की तरह चेक हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें इसमें नहीं थी। देखिए, जैसे उसने पहली बात क्या कही थी, उसने कहा था कि जो प्रांतीय विधान परिषद है ना, उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा दो। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि 1919 में जो प्रांतों में हमने द्वैत शासन की शुरुआत की है, इसमें इनकी संख्या को बढ़ा दोगे तो ये कुछ हद तक संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो संवैधानिक है, यानी कि 1919 का जो अधिनियम है, उसे फिर से एक बार अमेंड कर दो और उसमें कुछ अन्य नए प्रोविजंस जोड़ दो, जो कि आप आगे चलकर 1935 के अधिनियम के रूप में देखते हो। तीसरा वो ये कहते हैं कि संविधान जो है ना, अब उसे क्या बना दो, फेडरल, मतलब उसे संघीय ढांचा बना दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो संघीय ढांचा इन्होंने बनाने की बात कही थी, इसमें उत्तरदायित्व का पूर्णतया अभाव था। इसमें ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल जो होगा वो उत्तरदायी होगा इन लोगों के प्रति या विधायिका या कार्यपालिका के प्रति, इस चीज़ की उन्होंने बात नहीं की थी। इसीलिए वो संघीय ढांचा की बात थी, लेकिन इसीलिए वो अस्तित्व में नहीं आ पाया। आप आगे पढ़ोगे, हालांकि हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं कि जो प्रांतीय विधान परिषद है ना, उसे पूर्ण स्वायत्तता दे दो। मतलब कि इन लोगों को डिमांड है क्या, केंद्र में स्वायत्तता चाहिए या केंद्र में हमें अधिकार दो, लेकिन आप इनको अभी प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता दे दो। क्लियर? इतनी सारी बातें इन्होंने की थी। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगी, क्या इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की थी, तो आप कह देंगे नहीं साहब, इन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं की थी। क्या इसने किसी भी प्रकार के वित्तीय हस्तांतरण की बात की थी, तो नहीं, इन्होंने किसी भी प्रकार के वित्तीय हस्तांतरण की बात नहीं की थी। क्या इन्होंने केंद्र में उत्तरदायी शासन की बात की थी, तो नहीं साहब, इन्होंने केंद्र में उत्तरदायी शासन की बात नहीं की थी। क्या इसमें कोई भारतीय सदस्य था, तो नहीं साहब, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। समझ गए? कहने का मतलब कि इतनी सारी चीज़ें इसमें नहीं थी। समझ गए? आपसे यही बस क्वेश्चन पूछेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब केंद्र में उत्तरदायी शासन की बात नहीं की गई थी तो कहाँ पे की गई थी, तो इसने कहा था कि आप प्रांतों में क्या करो कि वहाँ पे जो कानून और व्यवस्था हो उसको सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी बना दो। क्लियर? इन्होंने कहा था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका आप पुनर्गठन कर दो, मतलब वहाँ पर शक्तियों को बढ़ा दो, जो कि हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि संख्या को बढ़ा दो, शक्तियों को बढ़ा दो।
तीसरी बात इन्होंने जो कही कि विधि के द्वारा हर व्यक्ति को चुना जाए, मतलब इलेक्ट किया जाए, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई जो कि 1919 के अधिनियम में ही आ चुका था। और इन्होंने आगे चलकर गवर्नर जनरल को कई सारी विवेकाधीन शक्तियां देने की भी बात की और ये भी कहा कि भारत सरकार पर जो उच्च न्यायालय है उस पर पूर्ण नियंत्रण किया जाए। क्लियर, इतनी सारी इन्होंने सिफारिशें की थी। अब आपको ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, अर्थात अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना साइमन कमीशन पे किसी भी तरीके का, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको एक बता दें बात कि ऐसी चीज़ें आपको नॉर्मल बुक्स में कहीं पे नहीं मिलेंगी। ये तो याद था क्योंकि ऑप्शनल में जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल, तो वहाँ पे ये कमीशंस की रिपोर्ट को हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। और जब तक आप कमीशन की उस रिपोर्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप नेहरू रिपोर्ट को नहीं समझ सकते। क्लियर, तो अब हम देखते हैं अपनी नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस को, समझ गए। तो देखिए, जब लॉर्ड बर्कनहेड ने नेहरू से कहा कि आप ऐसा संविधान नहीं बना सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और 1928 में पहले सर्वदलीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात रखी कि हम एक ऐसे संविधान को बनाएंगे जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। अब एक बात बताइए आप, अभी साइमन कमीशन आपने पढ़ा, उसमें क्या उत्तरदायी सरकार थी? पूर्णतः नहीं थी, इसीलिए विरोध होता है साइमन कमीशन का। अब आप समझ जाएंगे। देखो, होता क्या ना कि जब हमें ये पता चले कि आखिरकार लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, तभी तो हम ये समझ पाएंगे ना कि वास्तव में उसमें कुछ खराबी थी, उसकी रिपोर्ट में कुछ कमियां थी। केवल विरोध इसलिए तो नहीं हुआ होगा कि उसमें कोई भारतीय नहीं था। विरोध तो साहब इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें जो प्रोविजंस थे वो भारतीयों की आकांक्षाओं को अनुकूलित नहीं करते थे, बल्कि वो उसके पूरी तरह प्रतिकूल थे। क्लियर। फिर बात आई 1928 में, जब दूसरी बार मोतीलाल नेहरू ने सबको बुलाया तो एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। और इम्पॉर्टेंट बात यह कि उस समिति पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समिति के मेंबर कौन कौन से थे। तो उसमें तेज बहादुर सप्री थे, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस साहब भी थे, MS रैने थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, GR प्रधान थे और शोएब कुरैशी थे। ये 8 के 8 उसमें पर्सन मेंबर थे। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ये रिपोर्ट अपनी पब्लिश की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। और इसमें एक नए डोमिनियन स्टेट या एक नए डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन का खाका खींचा गया। आप लोगों के दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि सर डोमिनियन स्टेट्स का क्या मतलब होता है। डोमिनियन स्टेट्स का सिंपल सा मतलब ये होता है अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब क्या, जैसे आज आप देखते हो ना जो यूटीज़ हैं हमारी, या यूटीज़ को आप अवॉइड कर दो, आप दिल्ली को देख सकते हो कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में राज्य नहीं है, अधिराज्य है। मतलब दिल्ली को पुलिस प्रशासन की सुविधा नहीं प्राप्त है, दिल्ली को ये नहीं प्राप्त है कि वो फॉरेन अफेयर्स के डिसीजन कैसे लेगी, उसे हमेशा केंद्र पर डिपेंड रहना पड़ता है, LG पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि दिल्ली आंतरिक कार्यों के लिए स्वतंत्र और स्वच्छंद है, लेकिन बाह्य कार्यों के लिए या सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए उसे ऊपर की अथॉरिटी पर डिपेंड रहना पड़ता है। और ऊपर की अथॉरिटी जो संप्रभु है वो कौन है, हमारी भारत सरकार या हमारी केंद्र सरकार। क्लियर, ऐसे आप समझ सकते हो। तो डोमिनियन का मतलब ये होता है कि शासन तो भारत का रहेगा, लेकिन शासन के ऊपर जो हेड होगी, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो होगा ब्रिटेन का क्राउन। क्लियर, इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेट। इसीलिए आप देखोगे कि जब 1947 का जब अधिनियम आया तो उसमें 2 डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई। क्यों? क्योंकि तब तक किसी भी देश का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसीलिए कहा गया था कि जब तक किसी का संविधान नहीं बन जाता तब तक वो ब्रिटिश शासित अधिनियम 1935 के अंतर्गत अपने शासन को संचालित करेगा। और जब संविधान बन गया तो डोमिनियन का एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 99.99% के जो बच्चे हैं मॉडर्न इंडिया जो पढ़ते हैं और उन्हें जो पढ़ाने वाले व्यक्तित्व हैं वो कभी भी डोमिनियन के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते। जैसे वायसराय के कॉन्सेप्ट को कोई क्लियर नहीं करता कि वायसराय गवर्नर जनरल, इसमें डिफरेंस क्या था। जब क्राउन का शासन शुरू हुआ तो वायसराय उसे पद दे दिया गया, क्योंकि वायसराय का मतलब होता है महारानी का प्रतिनिधि।
क्लियर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। इंटरव्यू में जब आपसे पूछता है और आपको नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ अ डोमिनियन स्टेट्स, तब आप वहाँ पे चाह कर भी अपने अंकों में बढ़ोतरी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन्होंने सिफारिशें क्या की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक सिफारिश पे क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, आप चाहे रिटन में लिख कर रख सकते हैं, और वैसे भी हमारे वीडियो सारे रिकॉर्डेड हैं, तो आप कभी भी यूट्यूब पर अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के बाद चेक कर सकते हैं। हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं कि 1920 के बाद से 1935 तक में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और उनमें जो पूछा जा सकता है वो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों पे आ सकता है, डांडी मार्च पे आ सकता है, गांधी इरविन समझौते पे आ सकता है, और साथ ही आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1919 के अधिनियम के प्रोविजंस पर आ सकता है। तो ये मेजर टॉपिक हैं, आपको 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो इन्होंने कई सिफारिश की, जैसे इन्होंने सिफारिश की पहले कि हमें एक डोमिनियन स्टेट्स दे दो, यानी कि इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की। ये बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की थी। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि इंडिया एक संघ होगा जिसमें नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। समझना, केंद्र में द्विसदनीयता की इन्होंने बात की थी, क्लियर। और मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, इन्होंने ये बातें की थी, समझ गए। तीसरा प्रोविजन ये था कि केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन होगा, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी जाएं। और आपको पता होनी चाहिए कि 1935 का जब अधिनियम आया तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दे दी गई, गवर्नर जनरल को। और यूपीएससी ने 2018 के प्रीलिम में यही क्वेश्चन पूछा था कि अवशिष्ट शक्तियां 1935 के नियम में किसे प्राप्त थीं, केंद्र को, राज्य को, या फिर बताइए किसको, गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल को प्राप्त थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि सिंध को बंबई से अलग करके एक अलग प्रांत बना दो और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान कर दो। हुआ क्या था, आपको अच्छे से पता है कि जब आप अफगान समस्या पढ़ते हो और जब आप रसिया के आक्रमण के भय को पढ़ते हो, राजा रणजीत सिंह के बाद से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को पढ़ते हो, जिसमें आप पाश्तून के एरिया को पढ़ते हो, खास तौर पर आप यहाँ पे किसको पढ़ोगे बताइए, लाल कुर्ती दल को जब आप पढ़ते हो, तो टसल्स हो रही थी इसी चीज़ को लेकर कि उनको जो वैधानिक राइट्स थे वो अन्य स्टेट्स की तरह नहीं प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो कि यूटीज़ को जो राइट्स मिलते हैं वो जो स्टेट को राइट मिलते हैं वो यूटीज़ को नहीं मिल पाते, तो उसको लेकर एक इशू बना रहता है, वही चीज़ यहाँ पे थी, ठीक है। आगे चलकर इन्होंने ये भी कहा कि जो देशी राज्यों के अधिकार हैं और जो विशेषाधिकार हैं उनको सुनिश्चित किया जाए और उत्तरदायी शासन के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नर जनरल की स्थिति है वो केवल संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी, ऐसा नहीं है कि वही सर्वे सर्वा भारत में रहेगा, क्लियर। यानी कि गवर्नर जनरल की एनार्किज्म को या कहें कि गवर्नर जनरल की प्रभुता को चुनौती देने की बात की गई थी इस नेहरू रिपोर्ट में। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में भी जो प्रमुख बनाया गया राष्ट्रपति वो संवैधानिक मुखिया भर का बनाया गया, क्लियर। ये इसी से रिलेटेड था। कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, यूपीएससी ने जैसे एक बार 2017 में मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान की एक प्रतिलिपि मात्र है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ साहब कुछ ही प्रोविजंस हमने इसके लिए हैं, बाकी तो हमारा नेहरू रिपोर्ट से लेके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हर एक छोटी छोटी घटना से प्रेरित है, गांधी के उस आंदोलन से प्रेरित है, अंबेडकर साहब के उन विचारों से प्रेरित है, नेहरू के उस समाजवाद से प्रेरित है, सुभाष चंद्र बोस के उस कॉन्सेप्ट से प्रेरित है जिसमें भारत के भावी भविष्य की निर्माण की बात की गई थी। आप ऐसे लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ऑप्शनल और जीएस की बात है, वहाँ पढ़ाएंगे आपको। इन्होंने ये भी कहा कि भारत में एक प्रतिरक्षा समिति का गठन किया जाए, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। देखो लोक सेवा आयोग का आप पढ़ते हो ना यूपीएससी के बारे में, ठीक है। वास्तव में 1926 के आसपास से ही लोक सेवा आयोग पर डिबेट शुरू हो गई थी कि एक यूपीएससी बनाया जाए, मतलब
आजकल हम यूपीएससी पढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जो केंद्र और राज्य मतलब केंद्र की अपॉइंट करेगा, राज्यों में वो जाएंगे। अभी क्या होता था कि जो राज्य होते थे वहां पर अलग अलग लोग अपॉइंट होते थे। अभी हायरकी लेवल पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जैसे ज्वाइंट आप पढ़ते हो ना, राज्यों का इस समय जो पीसीएस होता है वो अभी तक चल रहा था। अभी केंद्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यही चीज आगे चलकर क्या हुआ, इन्होंने ये भी कहा कि जो सांप्रदायिक आधार पर आप पृथक निर्वाचन की मंडल की डिमांड करते हो ना, खास तौर पर अल्पसंख्यकों हेतु, उसे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव दें, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में न लागू हो जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो। यानी कि इसने पृथक निर्वाचन की मांग को अस्वीकार कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लखनऊ पैक्ट में ये बात डिसाइड हुई थी कि हम पृथक निर्वाचन की मांग को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने अस्वीकार कर दिया और इसीलिए मुस्लिम लीग इनसे नाराज हो गई। समझना, इसीलिए जिन्ना इनसे नाराज हो गए और अपनी वो अलग मांग ले बैठे। समझ गए? तो ये आप समझ सकते हो कि लखनऊ पैक्ट में जो हमने समझौता किया उसे यहाँ पे हमने अवॉइड किया। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी कहा कि वयस्कों के लिए मताधिकार दिया जाए। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं की थी, ये ध्यान देना। इन्होंने वयस्कों के लिए मताधिकार की बात की थी, महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात की थी, धर्म के हर प्रकार के राज्य से पृथककरण की बात की थी, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की थी, और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की थी। इतने प्रोविजंस आपको देखिए याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? डोमिनियन स्टेट्स की बात की थी। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीयता की बात की थी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देने की बात की थी, वयस्कों के लिए मताधिकार की बात की थी, महिलाओं को राइट देने की बात की थी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की थी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात की थी, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था, गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनने की बात की थी। ऐसी सारी बातों की इन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती, क्या इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की थी? नहीं की थी। किस चीज़ की बात की थी? डोमिनियन स्टेट या स्वराज की बात की थी। क्लियर? इसी चीज को लेकर जब इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की तो इनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्हीं के कमेटी के एक मेंबर सुभाष चंद्र बोस साहब इनसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, आप ये जो मांग रहे हो ना डोमिनियन स्टेट्स, ये तो हम 1905 से मांगते हुए आ रहे हैं। एक काम करो, अगर ये 1905 का हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं देंगे तो अब हम इसके बाद डोमिनियन स्टेट्स भी नहीं मांगेंगे, हम मांगेंगे इनसे पूर्ण स्वराज, यानी कि पूरी तरह से आज़ादी। क्योंकि अब बहुत हो चुका, बहुत इन्होंने थका लिया, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी ही चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल दुष्यंत कुमार के उस वक्तव्य पे डट गए और यही हुआ आगे चलकर। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, इन सब ने पूर्ण स्वराज की बात को अपना लक्ष्य माना और 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में मतभेद हो गया। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को अंदर से किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। ठीक है, और जब ऐसा हो गया तो इस चीज को लेकर सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति ने नेहरू रिपोर्ट से अपने आप को अलग कर लिया और 1928 में पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। यूपीएससी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकती है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना से संबद्ध कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति। तो आप कहेंगे साहब तीनों शामिल थे। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। जब इतनी बातें हो गई तो क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट में हमने आपको क्या बताया था कि इन्होंने पृथक निर्वाचन की डिमांड को अस्वीकार कर दिया। तो हुआ ये कि मुसलमानों में एक रोष उत्पन्न हो गया कि साहब आपने तो हमारी जो बात थी उसे ही ठुकरा दिया। तो इस चीज को लेकर क्या हुआ, सांप्रदायिकता के बीज शुरू हो गए। हालांकि सांप्रदायिकता के बीज तो 1909 से ही शुरू हो गए थे, जब मार्लियामेंटो सुधार में अलग अलग प्रोविजंस कर दिए गए थे। क्लियर? लेकिन 1927 में जब मुस्लिम लीग ने अपना दिल्ली में अधिवेशन किया तो उसमें उसने 4 मांगों को संविधान के इसमें जोड़ने की बात की। उसने ये कहा कि एक काम करो कि केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दे दो, सिंध को एक अलग राज्य बना दो, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को वही दर्जा दे दो जो अन्य प्रांतों को दिया गया,
और पंजाब और बंगाल में जो प्रतिनिधित्व का अनुपात था वो आबादी के अनुरूप कर दो, अर्थात मुसलमानों के लिए सीटों का जो आरक्षण है उसे वहां पर बनाए रखो। क्लियर। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पे बात आई तो नेहरू रिपोर्ट ने इन बातों को ठुकरा दिया। ठीक है, जब ठुकरा दिया तो दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए, अर्थात मुस्लिम लीग में मतभेद हो गए। एक जिन्ना का गुट बन गया और एक मोहम्मद शफी व आगा खां का गुट बन गया। क्लियर। और 1929 को जिन्ना ने अलग होकर 14 सूत्री मांग पेश कर दी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है क्रम में, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, तो यही तीनों क्रम हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला आया था, ना कि 14 सूत्री फार्मूला नेहरू रिपोर्ट के पहले आया था। ठीक है, तो उन्होंने ये 14 सूत्री मांगे की और इसी 14 सूत्री मांगों में उनके जो प्रोविजंस थे उस पर आगे चलकर डिबेट हुई, डिस्कोर्स हुआ और यहीं से आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण की बात की शुरुआत होती है। हालांकि जिन्ना के 14 सूत्री मांगों पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आप फिर भी एक बार देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आएगा अभी तो नेहरू की रिपोर्ट पे क्वेश्चन आएगा, जिन्ना पे अभी नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम आएगा जब नेहरू रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ चुका होगा। ठीक है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में रहते होते तो जरूर जिन्ना पे क्वेश्चन आता, तब वहाँ पे नेहरू पे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो देखते हैं इनकी कौन सी 14 सूत्री डिमांड्स थी। इनकी पहली डिमांड क्या थी, संविधान का जो भावी रूप हो वो संघीय हो और प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ दी जाएं। अभी ध्यान दीजिए, नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा था कि केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ दी जाएं, मतलब ये पहले से भिन्न है। देश के सभी विधानमंडल तथा सभी प्रांतों को अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए, मतलब कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको सभी जगह पे एक तरीके का आरक्षण दिया जाए। जबकि नेहरू रिपोर्ट क्या कह रही थी कि वहां पर आप आरक्षण मत दो जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, समझ गए, वहां दे दो जहां पर वो अल्पसंख्यक हैं। क्लियर। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता देने की इन्होंने बात की, जबकि वहां पर समान स्वायत्तता की बात नहीं थी। सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन मंडल निर्वाचन पद्धति से किया जाए। नेहरू ने क्या कहा था कि नहीं साहब, सांप्रदायिकता को आप तिलांजलि दे दो। केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 आरक्षित हों स्थान मुसलमानों के लिए। इन्होंने कहा था नहीं साहब, आप ये आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करो। इन्होंने कहा कि सभी धर्मों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, विचार, शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इन्होंने कहा ठीक है, ये बात होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ये इनसे बस मैच करती थी। क्लियर। भविष्य में किसी प्रदेश या गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब व नॉर्थ वेस्टर्न सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए, मतलब कि जब भी अगर कोई नया स्टेट बनाया जाए तो बंगाल को, पंजाब को, नॉर्थ वेस्टर्न्स को किसी भी तरीके की हानि न पहुंचाते हुए नए स्टेट्स बनाए जाए। क्लियर। सिंध को बंबई से अलग करके एक नए प्रांत बनाने की इन्होंने बात की, वहाँ पे नहीं था। इन्होंने कहा कि सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों, देखो सिंपल सी बात है, जिन्ना साहब की जो राजनीति थी वो पूरी तरह से सांप्रदायिकता पर आधारित थी, अर्थात वो ये मानते थे, इसको चलकर आप जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक पढ़ते हैं मिडनाइट वाली, तो उसमें बहुत ही अच्छा वो देते हैं कि जिन्ना को ये लगता था कि केवल वही मुसलमानों के एकमात्र सर्वे सर्वा हैं या उन्हीं के आधार पर ही केवल मुसलमान भारत में या विश्व में कहीं पे सुरक्षित रह सकता है। जैसे आज आप देखते होंगे ना असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वो भी एक तरीके से जिन्ना ही अपने आप को समझते हैं कि वो अगर ना हो तो देश का मुसलमान कुछ नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, मुसलमान इंडिया का जो है वो इंडिया में इसलिए नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती रखा गया, वो इसलिए है क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन था। जैसे एक बात बहुत बढ़िया आती है, मैं एक दिन कुछ पढ़ रहा था, कहीं पे कोई बुक पढ़ रहा था, शायद इंडिया से ही रिलेटेड कोई बुक थी, किसी फॉरेनर राइटर की थी। उसमें बहुत बढ़िया एक बात लिखी थी कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये ऑप्शन नहीं प्राप्त था कि वो पाकिस्तान जाएं या हिंदुस्तान में रहें, जबकि मुसलमानों को ऑप्शन प्राप्त था कि वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं और हिंदुस्तान में भी रह सकते हैं, बट वो हिंदुस्तान में ही रहे। क्यों? क्योंकि उनके दादा दादी, उनके परदादा, उनका परिवार, उनका जीवन, उनका बचपन इस भारत भूमि की कण कण में समाया था, अर्थात उनको भारतीयता ने पोषित किया था, भारतीयता ने उन्हें पल्लवित किया था, तो इसलिए वो भारत जैसी
पावन भूमि को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते थे। अर्थात भारत में रहने वाला मुसलमान एक भारतीय था, मुस्लिम बाद में था। पाकिस्तान जाने वाला मुसलमान भारतीय ना होकर पहले मुसलमान था। ये डिफरेंस है। जब भी आप लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हो, जब इंडिया के आइडिया की बात करते हो, तो वहाँ पे आप ऐसी लाइनों का जब उपयोग करेंगे ना, तो एग्जामिनर का जो माइंड है आकर्षित हो जाएगा आपके उस बिंदु को देखकर। और वो बिंदु क्योंकि कोई अन्य नहीं लिखता है और आप लिखेंगे तो आपके अंकों में जायज है कि वो बढ़ोतरी कर ही देगा। समझ गए? तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। फिर बात आती है कि उन्होंने निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित ये भी कहा कि कोई विधेयक तभी पारित हो। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृत, भाषा, इसके आधार पर आवश्यक प्रावधान किए जाएं, अनुदान दिया जाए। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। अब आप बताओ, सभी राज्यों की सहमति अगर होगी तब तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन जब पूछती है ना भारत में संविधान संशोधन विधेयक को लेकर, तो वहाँ पे यही लाइन आपको देती है गलत कराने को कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है जिसमें विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति चाहिए होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर आपको ऑप्शन में वैसे आधे राज्य आने चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या देता है, सभी राज्यों की सहमति अनिवार्य है। वो वास्तव में यहीं से लाइन की चोरी करता है। क्लियर? तो अब आप समझ गए। बाकी आपको ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इतनी बातें समझ गए। अर्थात आप क्या क्या समझ गए? ये समझ गए कि नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना ने अपना 14 सूत्री फार्मूला दिया या 14 सूत्री अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कई सारे उन्होंने प्रोविजंस बताए जो कि पूरी तरह से मुसलमानों के समर्थन में, अल्पसंख्यकों के समर्थन में थे, जो काफ़ी एम्बिशियस थे, यानी कि काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। इसी समय क्या हुआ कि जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू और बताइए सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति के द्वारा, तो उन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ क्या, जब नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया तो कांग्रेस के पास यही ऑप्शन बचा कि अब हम पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज मांग कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नेहरू साहब एक काम करो, आप इस बार के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाओ और पूर्ण स्वराज हमारा गोल डिसाइड कर दो। तो लाहौर के अधिवेशन यानी कि 1929 में पूर्ण स्वराज के डिक्लेरेट कर दिया कांग्रेस ने। और ये जब डिक्लेरेट कर दिया तो इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान आ गई। इस जान ने भारतीयता को फिर से एक उच्च स्तर की ओर पहुंचा दिया और न केवल उच्च स्तर की ओर पहुंचाया बल्कि भारत के भावी भविष्य को नज़दीक लाने में काफ़ी सहायक की भूमिका निभाई। क्लियर? क्या हुआ इसमें? 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ जो कि कहाँ पे हुआ था बताइए? रावी नदी के तट पर, यानी कि 31 दिसंबर 1929 को। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि रावी नदी हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? पहला तो यहाँ दासराग युद्ध हुआ था, दूसरा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1929 का बताइए क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। और तीसरा आप बताइए रावी रिवर क्यों फेमस है? याद करिए। कोई आपको प्रोविज़न याद आ रहा? चलिए याद करिएगा फिर बताइएगा। मेरे दिमाग में था, स्लिप हो गया, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया, पूर्ण स्वराज की बात की, वंदे मातरम का नारा दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए वहाँ पे। क्लियर? इतनी सारी बातें आप समझ गए। और ये कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसे अब हम स्वीकार नहीं करते, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। क्लियर? यानी कि अपने ही पिता की बात को उन्होंने ठुकरा दिया। और जब अपने पिता की बात को ठुकरा दिया तो 1929 के बाद एक अवसर आया, क्या? 26 जनवरी। क्लियर? 26 जनवरी 1929 को ये डिसाइड किया गया कि अब हम प्रत्येक वर्ष इसी दिन को पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्लियर? इसीलिए आज भी हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर? आपके मन में आ रहा होगा सर गणतंत्र दिवस तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संविधान इस दिन लागू हुआ था पूरी तरह से। तो देखिए बात यह है ना
संविधान हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त को देश को भारत सरकार नहीं आज़ाद कराना चाह रही थी, मतलब गांधी और नेहरू नहीं चाहते थे कि हमारा मुल्क 15 अगस्त को आज़ाद हो, ये चाहते थे हमारा देश 26 जनवरी को ही आज़ाद हो। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के जीवन काल में 15 अगस्त एक काफ़ी हिस्टोरिकल डेट थी। क्यों? क्योंकि इसी समय उन्होंने 1945 में जापान को आत्मसमर्पित कराया था। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिरा दिए गए थे, तो उस समय ब्रिटेन की तरफ से जो गवर्नर जनरल गया था, जो उस समय के जापान के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था, वो वास्तव में लॉर्ड डलहौजी ही थे। सॉरी, लॉर्ड डलहौजी मैं कह रहा हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सारी चीज़ें की थी और लॉर्ड माउंटबेटन को लगता था कि उनके जीवन की 15 अगस्त की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए 27 जून और आपके रिजल्ट वाली डेट, आपकी शादी की डेट, आपके बच्चों के जन्म की डेट, आपकी वाइफ के बर्थडे की डेट या आपके हस्बैंड के बर्थडे की डेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो वही चीज़ उनके लिए भी थी। ये बात वो कहाँ लिखते हैं? अपनी बुक, यानी कि उनके जो कथाकार हैं लॉरी लॉपियंस, उन्होंने लिखा है। ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट में। तो वही चीज़ थी। लेकिन भारत सरकार चाहती थी कि हम 26 जनवरी को मनाएं। अब जब 26 जनवरी को 15 अगस्त मनाया नहीं गया, तो ये हुआ कि इसको कुछ नया मनाया जाए। तो 26 नवंबर को हमने संविधान तो बना लिया, एडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन ये डिसाइड हुआ कि अब एक काम करते हैं, 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करेंगे। तो हमारे यहाँ 2 डेटें बन जाएंगी, एक स्वतंत्रता दिवस की और एक गणतंत्र दिवस की। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। समझ गए? इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, तो क्या हुआ कि आगे चलकर कांग्रेस कार्यकारिणी ने कहा कि अब हम एक काम करते हैं, देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले गांधी ने सोचा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करें, एक बार 11 सूत्री अपनी मांगें लेकर वायसराय इरविन के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं, एक काम करो कि आप हमारी ये 11 मांगें मान लो, और अगर इरविन मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे, दांडी मार्च करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ध्यान देना, मैंने जो लाइन बोली बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले लाहौर अधिवेशन हुआ, सविनय अवज्ञा की बात हुई, लेकिन सविनय अवज्ञा तब शुरू करेंगे जब हम इरविन के पास जाएंगे। इरविन अगर हमारी बात मान लेंगे तो हम ठीक है, नहीं मानेंगे तो दांडी मार्च निकालेंगे और फिर हम सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। यानी कि लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता और दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसा इनका क्रम है। क्लियर? चलिए, यानी कि 11 सूत्री मांगे उन्होंने पहले मांगी थी, समझौता बाद में हुआ था। ठीक है, अब आप देखिए, गांधी ने इरविन के पास गए और उनसे कहते हैं, साहब हमारी ये 11 डिमांड्स हैं, आप इन 11 डिमांड्स को फुलफिल कर दीजिए। ठीक, इरविन ने कहा, बताइए कौन कौन सी 11 डिमांड है। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है 11 सूत्री मांगों पे, क्योंकि इस बार ये चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये 11 मांगे आपको पता होनी चाहिए। पहली मांग थी कि सेना पे जो आप खर्च करते हो उस पर 50% की कटौती कर दो, डाक आरक्षण का बिल पास करो, शराब की पूर्ण बंदी कर दो, राजनीतिक जो बंदी हैं उनकी रिहाई कर दो, जो गुप्तचर विभाग है उसमें सुधार करो, किसी को भी आप अंदर ऐसे ही मत डाल दो, जो लाइसेंसिंग के लिए अधिकार हैं उसे आप सुरक्षित करो ताकि भारतीय सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार खरीद सकें, और जो रुपया है स्टर्लिंग विनिमय के अनुपात को घटाकर 1 सीलिंग 4 पेंस कर दो। क्लियर? इस चीज़ की इन्होंने बात की। साथ ही वस्त्र उद्योग को संरक्षण देने की बात की, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, और ये भी कहा कि भारतीय समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए आप आरक्षित करो और भूमि कर में कटौती कर दो, और आप एक काम और करो कि नमक कर जो है उस पर सरकार की मोनोपोली को समाप्त कर दो। इरविन ने कहा कि प्रभु आप क्या समझते हैं कि हम आपकी इन 11 की 11 मांगों को एक बार में तुरंत मान लेंगे? तो गांधी कहते हैं मुझे पता है कि आप नहीं मांगोगे। तो उन्होंने कहा तो फिर आप मांगे क्यों? बोले मांगा तो हमने इसलिए था ना क्योंकि न्यूज़पेपर में कल छपेगा कि गांधी ने इन 11 मांगों को मांगा, लेकिन इरविन महोदय ने माना ही नहीं, एक भी नहीं मानी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कम से कम आप इतने तो दुष्ट मत बनो कि एक भी ना मानो, एक ही मान लो, और अगर आप एक भी नहीं मानते तो हम आंदोलन कर देंगे। क्लियर? और इसी चीज़ को लेकर गांधी ने
अपना रुख बदला। गांधी ने देखा कि आप अगर हमारी मांग नहीं मान रहे हो तो हम अपना कुछ नया प्रोग्राम करते हैं, और गांधी ने अपनी इन मांगों को यंग इंडिया जो उनका पत्र था, देखो यंग इंडिया गांधी का पत्र है, न्यू इंडिया किसका है, एनी बेसेंट का, ठीक है। गांधी ने अपने यंग इंडिया के पत्र में इन 11 सूत्री मांगों को लिखा था, ठीक है। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। और जब ये पत्र की मांगों को नहीं माना गया तो उन्होंने बोला कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। अब एक काम करते हैं कि इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं, उठो नेहरू और उठो सुभाष, चलते हैं दांडी मार्च करने और निकालते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? तो उन्होंने कहा ठीक है, और इसी दिशा में 12 मार्च 1923 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में 240 मील, एक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है, 240 मील, कुछ में तो 241 मील है, लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट दांडी पर पहुंचे और इसे ही नाम दिया गया दांडी मार्च। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक बात आपको और बताएं, जब भी आप लोग कभी दिल्ली में जाएं, दिल्ली में अगर रहते हो, लॉकडाउन जब कभी खुले तो राजघाट के जस्ट अपोजिट में नेशनल म्यूज़ियम है, गांधी लाइब्रेरी भी है उसी में, तो वहाँ पे जाइएगा। और जब आप नेशनल म्यूज़ियम गांधी में जाएंगे तो वहाँ पे ये छड़ी ओरिजिनल में रखी हुई है आज भी, जिस छड़ी का गांधी ने इस्तेमाल किया था, और भी कई सारी चीज़ें गांधी की रखी हुई हैं। और आप यकीन मानिएगा जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने गांधी म्यूज़ियम में लगभग 1 से 1.5 साल स्पेंड किए थे, गांधी म्यूज़ियम और गांधी लाइब्रेरी में, क्योंकि मैंने गांधी को पढ़ना था। मुझे गांधी के प्रति मैं काफ़ी निगेटिव रहता था, तो मुझे एक सज्जन वहीं के जो हेड ऑफ थे, तो उन्होंने ही, गांधी साहब ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई। मुझे लाइब्रेरी में वहाँ पे फ्री पढ़ने को मौका मिला, हालांकि पूरी लाइब्रेरी फ्री है, दसियों हज़ार से भी ज़्यादा वहाँ पे किताबें हैं, एक से एक ओल्ड किताबें, एक से एक नई किताबें, और आपको सब मुफ्त में पढ़ने को मिलेगा, पानी पीने को मिलेगा, एसी लगी होगी, न्यूज़पेपर होगा, सब कुछ। और कोई मान नहीं जाता, क्योंकि गांधी को कौन पढ़ना चाहता है। तो मैं वहाँ जाता था सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, आराम से वहीं पे पढ़ाई करता था, और लगभग मैंने 1.5 साल तक गांधी को पढ़ा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी गांधी पे कोई बात आए ना, तो हम लिख सकते हैं उस पर बहुत अच्छे से, तो इंडिपेंडेंट रूप से कभी हम गांधी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, आप जाएंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी के समय उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। क्लियर? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये वास्तव में नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले मार्च और राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च की तरह है। अर्थात सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था ये नेपोलियन के एल्बा से पेरिस और मुसोलिनी के रोम मार्च की तरह था, तो आप बता सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। जब ये सारी बातें हो गई तो नमक कानून केवल गांधी ने ही नहीं तोड़ा था, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी लोग थे उन्होंने भी तोड़ा था। और यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि अलग अलग राज्यों में, कि तमिलनाडु में किसने नमक कानून तोड़ा था, तो सी राजगोपालाचारी ने। मालाबार में किसने तोड़ा था, नेता के कलप्पन ने। आंध्र प्रदेश में किसने तोड़ा था, शिविरम यानी कि सैनिक शिविरों में तोड़ा गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यही चीज़ आगे चलकर क्या हुआ कि इसमें सरोजनी नायडू, मणिलाल, इमाम साहब, कई सारे लोगों ने मिलकर धरसाना में नमक कारखाने पर हमला किया। और वहाँ पर हमला करते समय एक व्यक्ति थे जो अमेरिकी न्यूज़पेपर के पत्रकार थे, वेब मिलर, उन्होंने इन सारी चीज़ों का दृश्य में वर्णन किया और काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। हम हिस्ट्री ऑप्शनल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी बातें डिटेल में बताएंगे, बट प्रीलिम की दृष्टि से इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वेब मिलर महोदय वहाँ पे उपस्थित थे, धरसाना में सरोजनी नायडू थी, मालाबार में के कलप्पन थे, और बताइए तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी थे। क्लियर? इससे ज़्यादा आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। यही चीज़ हुई थी पश्चिमोत्तर में, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अब्दुल गफ्फार खान यानी कि खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती संगठन इनका मुख्य था। पख्तून नाम की ये पत्रिका निकालते थे क्योंकि ऑलरेडी ये पश्तूनी थे, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर आप रानी गाइडिन्ल्यू का नाम सुनते हो, ये खासतौर पर नागालैंड में आंदोलन करने वाली प्रमुख महिला थी। इनका नाम तो वैसे गाइडिन्ल्यू था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 13 वर्ष में ही इन्हें जेल में डाल दिया गया था, और जब देश हमारा आज़ाद हुआ तब नेहरू साहब ने इन्हें जेल से रिहा करवा पाए थे, ठीक है।
इतनी बातें आप समझ गए। अब जब ऐसी घटनाएं ये चल रही थी तो जो साइमन कमीशन आया था उसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज बुलाए गए, सम्मेलन बुलाए गए। गोलमेज इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय जो मेज होती थी ऐसी होती थी, गोल, ठीक है, और यहाँ पे सबको बैठाया जाता था चारों तरफ, इसीलिए इसको कहा गया गोलमेज सम्मेलन। ध्यान देना, होता क्या है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, गोलमेज गोलमेज क्या होता है। गोलमेज का मतलब ये होता है कि एक गोल मेज के किनारे किनारे सब बैठेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अंताक्षरी खेलेंगे। क्लियर? तो वही बातें यहाँ पे थी। और जब यहाँ पे हुआ तो आपको दो चीज़ें बस याद रखनी है कि कांग्रेस ने केवल दूसरे अधिवेशन में, या कहें कि केवल दूसरे सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ना तो पहले में और ना तो तीसरे में। दूसरी बात, भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इनके बेसिक फीचर क्या हैं। बेसिक फीचर आप समझ जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई सारे लोग इसमें गए थे, हिंदू महासभा के लोग भी गए थे, उदारवादी भी गए थे, मुस्लिम लीग भी गए थे, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गए थे, और देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी गए थे, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और मैकडोनाल्ड जो थे, अब आप लोगों को पिज्ज़ा याद आ रहा होगा, ठीक है ना, बर्गर याद आ रहा होगा मैकडोनाल्ड का, वो मैकडोनाल्ड नहीं है ये, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं आ रही कांग्रेस, कोई बात नहीं, कांग्रेस कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। बट बाद में उनको ये पता चला कि वास्तव में कांग्रेस के बिना तो सम्मेलन ही अधूरा है, यानी कि हमने बारात तो बुला ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन दूल्हा ही नहीं है, तो विवाह किसका होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जब बनी तो फिर मैकडोनाल्ड ने उस समय के इरविन महोदय से कहा कि एक काम करो, आप गांधी जी को बुलाओ, उनकी जो बातें हैं उनको मांगो, और सॉरी उनको मानो, मांगो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मानो की जगह तो वो स्प्लिट हो जा रहा है, मतलब उनकी बातों को आप मानिए, और मानने के बाद उनको राजी कीजिए कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हमारे साथ आएँ, ठीक है। तो यही परिस्थितियाँ आगे बनी, और जब परिस्थितियाँ बनी तो हुआ क्या कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर, पुपुल जयकर, आप एक नाम सुनते होंगे आगे चलकर, ये वास्तव में जयकर वो जयकर नहीं है, ये दूसरी जयकर हैं, आगे आप पुपुल जयकर पढ़ोगे, वो इंदिरा गांधी की सलाहकार थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका रोल रहा है, जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो क्या है कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर साहब ने मिलकर गांधी इरविन समझौते को प्रमुखता प्रदान की, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन नाम का एक पैक्ट हुआ। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा? दांडी मार्च, क्लियर। और दांडी मार्च के बाद आप क्या पढ़ रहे हो, अब बताइए? गांधी इरविन समझौता, क्लियर। लेकिन दांडी मार्च के पहले क्या पढ़ा था? 11 सूत्री मांग, यानी कि 11 सूत्री मांग, फिर दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। और फिर आता है क्या हमारा? गांधी इरविन समझौता, फिर आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऐसे आप समझो। और एक बात और बताएं, गांधी इरविन समझौते यानी कि 5 मार्च 1931 के बाद ही 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव और बताइए राजगुरु, इनको फांसी दी जाती है, यानी कि भगत सिंह को फांसी इसके बाद, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लास्ट में आपको फिर से पूरा क्रम सीरीज दिखा देंगे, मतलब पूरी एक क्रम सीरीज आपको बता देंगे, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, मैं एक बात और बता रहा था, क्या रावी नदी के किनारे क्या हुआ था? परुष्णी रिवर इसको नाम दिया जाता है। दासराग युद्ध हुआ था जो मैंने आपको बताया था, और दूसरा क्या हुआ था? ये लाहौर अधिवेशन हमारा वहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर बात आती है यहाँ पे क्या, गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हस्ताक्षर किए और जबकि सरकार की ओर से इरविन ने। अब इसमें हुआ क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किन किन बातों को एक्सेप्ट किया गया और किन किन बातों को अनएक्सेप्ट किया गया। और ये बातें अगर आप समझ गए ना तो वास्तव में आपका आंसर अच्छे से लिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एक्सेप्ट किया गया, इसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जिन पर हिंसा का आरोप है उन्हें नहीं छोड़ेंगे, यानी कि भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, समुद्र किनारे भारतीय नमक बना सकते हैं। तीसरा, शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून के सीमा के भीतर ये लोग धरना दे सकते हैं।
चौथा, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस में फिर से ले सकती है। क्लियर? यानी कि गांधी से बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं था। पहले लोगों को नौकरियां छुड़वा देते थे और फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाते थे कि इनको वापस लो। समझ गए? मतलब लोगों को बेरोजगार रहने नहीं दिया। यही इसीलिए कहा जाता है ना कि आज लोग मूर्ख नहीं हैं कि वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ गांधी पे रिसर्च कर रही हैं कि आखिरकार उस समय एक हार्ड मास का बिल्कुल सा दुबला पतला इंसान कैसे इतनी शक्तिशाली, मतलब ब्रिटेन की शक्ति जिसका सूरज कभी अस्त नहीं हो सकता था, उसको परास्त कर दिया, और सिर्फ बिना किसी बंदूक के। मतलब माने रखता है कि आज आप किसी को बिना हाथ पर चलाए कैसे आज़ादी दिला सकते हो। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये मत कर देना कि नहीं सर आप केवल गांधी की बात क्यों कर रहे हो। देखिए, गांधी का भी रोल है, जितने अन्य लोग हैं उनका भी रोल है, ठीक है, लेकिन गांधी का थोड़ा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, हम मॉडर्न इंडिया में ऑप्शनल में पढ़ेंगे, ठीक है, सिंगल डिबेट में, कि आपसे अगर सिंगल ये पूछा जाए कि गांधी का रोल कितना है, ठीक है, और यूपीएससी ने पूछा भी है कि महात्मा गांधी अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ना होते तो इसका स्वरूप क्या होता। ठीक है, चलिए फिर बात आती है क्या कि कांग्रेस की तरफ से 3 बातें जो थीं वो गांधी ने निम्न बातों को स्वीकार किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम स्थगित कर देंगे, कांग्रेस भविष्य में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार अब नहीं करेगी, यानी कि ब्रिटिश जो माल है उसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें ये हो गई, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि 2 से 3 बातें नहीं मानी गई थी। चाहे वो आप देख सकते हो कि राजनीतिक बंदियों को छोड़कर जो बाकी शेष थे, खासतौर पर भगत सिंह की फांसी। अब यहाँ पे एक डिबेट रहती है कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, वो नहीं बचाना चाहते थे, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने मांग रखी थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी, तो वो क्या कर सकते थे। ठीक है, तो वही चीज़ें थी इसमें कि 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। क्लियर? और आगे चलकर जब कराची अधिवेशन होता है 1931 में, तो गांधी जी का विरोध किया जाता है, और इसी समय क्या हुआ कि इस कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ साथ गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है आपसे, और आपसे पूछ भी सकती है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो नहीं, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लाहौर की थी किसने, बताइए, याद करिए किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। फिर बात आती है, कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, तो गांधीज़म हम पढ़ते ही हैं ऑलरेडी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब होता क्या है, बच्चे यहाँ पे जानते हो क्या पढ़ते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जब गए थे ना, तो उनके जहाज का नाम था राजपुताना। आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन इनके साथ में थी। ठीक है, सरोजनी नायडू ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बातों को लेकर इसमें विवाद हो गया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब चाहते थे कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग की जाए, लेकिन पृथक निर्वाचन की मांग को गांधी उचित नहीं समझते थे। वो चाहते थे कि पृथक निर्वाचन वास्तव में जो दलित समुदाय है उसके लिए उतना उपयोगी या सार्थक सिद्ध नहीं होगा जितना कि उनके लिए एक आरक्षण। और आप जानकर अचरज में होंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में या देश के अलग अलग राज्यों में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें सीट्स इस बार एससी की आई हैं, अर्थात दलितों की सीटें आई हैं। और आप जानकर हैरानी में रहेंगे कि उन दलितों को विजित कराने में, ठीक है, यहाँ पे मेरे शब्द शायद गलत हो गए हैं, दलितों का मतलब यहाँ पे आप गलत सेंस से मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे टर्म बोलना पड़ रहा है इसलिए ऐसी लाइन आ रही। ठीक है, मेरी भावना ऐसी नहीं है। तो उन दलितों को मतलब न्याय दिलाने के लिए आप सोचिएगा कि ब्राह्मण उनको चुन रहा है, जबकि क्या था कि दलित वर्सेस ब्राह्मण होता था। गांधी चाहते यही थे कि दलित वर्सेस ब्राह्मण ना हो, बल्कि दलितों को राजनीतिक सत्ता की प्रभुता दिलाने में ब्राह्मण सहयोग करें। समझ गए? जिससे भारत की यूनिटी और डाइवर्सिटी प्रिजर्व हो सके।
इस उद्देश्य से गांधी ने आरक्षण कहा था। अब हो सकता था कि मान लो अंबेडकर साहब की अगर बात मान भी ली जाती तो दलित को केवल दलित ही चुनता, तो इससे दलित का सम्मान कहाँ से बढ़ा, दलित का स्वाभिमान कहाँ से बढ़ा। स्वाभिमान तो तब बढ़ेगा ना जब कोई दूसरी कम्युनिटी का पर्सन आपको चुने, यानी कि आपको चुन रहा है मतलब आप में अच्छाइयाँ देख रहा है, आप में अच्छे गुणों को देख रहा है और ये देख रहा है कि आप भारत के भावी भविष्य के निर्माण करता हो सकते हो। आज आप देख सकते हो कि भारत का राष्ट्रपति एक दलित है। कितने सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े पद पर राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। तो ये एक गौरव की बात है और इसके लिए गांधी का योगदान आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं तो आप अंबेडकर साहब का अगर योगदान मानते तो पृथक निर्वाचक मंडल तक ही सीमित रह जाते और उच्च पदों पर ना पहुंच पाते। क्लियर? तो इसीलिए गांधी दूरदर्शी नजर आते हैं अंबेडकर से, वहां पर सीमाएं खिंच जाती हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि इसी सम्मेलन के दौरान जब गांधी जी को देखा किसने, विंस्टन चर्चिल ने, तो चर्चिल ने कहा कि वास्तव में ये एक अर्धनग्न फकीर है। क्यों? क्योंकि उस समय वो उन गलियों से गुजर रहे थे लंदन की, ठीक है, डाउन स्ट्रीट से, तो वहाँ पर गांधी बस एक छोटा सा वस्त्र पहने हुए थे और उसी को ओढ़े हुए थे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम लोग गमछा टाइप का नहीं पहनते हैं, तो वैसे ही गांधी जी अंगोछा टाइप का पहने हुए थे, बस एक ही धोती से अपने आप को, पूरी बॉडी को ढके हुए थे। तो इसीलिए कहा था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब गांधी से पूछा गया कि आप इतने कम कपड़े क्यों पहने हो, तो गांधी बोले मेरे देश में इतने ही कपड़े पहनने लायक लोग हैं क्योंकि बाकी तो आप लोगों ने लूट रखा है। मतलब गांधी डिप्लोमेट्स थे, वस्त्रों से ही लोगों को भावुक कर देते थे। ठीक है, 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी वापस आते हैं क्योंकि उनकी ये डिबेट मानी नहीं गई और अंबेडकर साहब की बात को मान लिया गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मुझे संतोष है कि जो मुझे ध्वज सौंपा गया है मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके साथ सम्मान में समझौता नहीं किया। मतलब कि मैंने भारत के भविष्य को या भारत के भावी संकल्पना को किसी भी हाल में अपमानित नहीं होने दिया। क्लियर? और वापस आकर वो क्या करते हैं, वायसराय से मिलते हैं, लेकिन वायसराय ने कहा कि हम आपसे मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मत मिलो, लेकिन ये बताओ गांधी इरविन समझौते का क्या हुआ। वो बोला गांधी इरविन समझौते भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। गांधी बोलते हैं हद हो गई यार, आप जुबान के पक्के ही नहीं हो, सिद्धांतों के पक्के ही नहीं हो। गांधी जी बोले कोई बात नहीं, हम फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। अर्थात उन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने की घोषणा कर दी। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की तो इस चीज़ को लेकर सरकार काफ़ी सख्त हो गई। सरकार ने सभी लोगों को, जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया और अलग अलग जेलों में बंद कर दिया। खास तौर पर किसको, गांधी को कहाँ बंद किया था, पूना की जेल में। इसीलिए पूना पैक्ट वहाँ पे होता है। ठीक है, इसीलिए उसको पूना पैक्ट नाम दिया जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपसे इससे ज़्यादा डिटेल में इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में, द्वितीय में। ठीक है, हुआ क्या कि वही 1932 में जब गांधी जी वापस आ रहे थे तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो दलितों के लिए या कहें कि पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था को और बढ़ाया तो उसको नाम दिया गया सांप्रदायिक पंचायत। इसमें ये कहा गया कि अब क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ विधानमंडलों में हम क्या करेंगे कि मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, इनके अलावा दलित वर्ग को भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि दलितों को भी अब हम पृथक निर्वाचन की सुविधा के अंतर्गत लाना चाहते हैं। ये बात गांधी जी को पसंद नहीं आई। गांधी जी ने अंबेडकर साहब से कहा कि आप हमारी बात मान लीजिए। अंबेडकर साहब ने बात नहीं मानी तो गांधी जी अनशन करने लगे और आमरण अनशन उन्होंने यरवदा जेल में करने की शुरुआत कर दी। कई सारे लोग अंबेडकर के पास गए कि भाई ऐसे तो गांधी मर जाएंगे। तो अंबेडकर ने कहा कि ठीक है सोचेंगे, और इस चीज़ को लेकर मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी ये लोग गए और अंबेडकर से मिले और बोले कि एक भाई एक काम करो, देश का आदमी है, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, इसकी बात मान लो। तो अंबेडकर साहब ने इनकी बात मान ली और ये डिसाइड हुआ कि ठीक है हम पृथक निर्वाचन मंडल की बात को छोड़ते हैं, बट आप हमारे आरक्षण को बढ़ा दीजिए। गांधी जी ने कहा ठीक है हम आपकी ये बात मानते हैं और आरक्षण की व्यवस्था को हम विधान मंडलों में बढ़ाकर आपकी सीटें 71 से 147 कर देते हैं। अर्थात हम 18% की वृद्धि आपके इस आरक्षण में कर देते हैं। समझ गए? इतनी सारी बातें आपको पता हो गई। इसी समय टैगोर ने यह भी कह दिया कि वास्तव में भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए उत्कृष्ट बलिदान था।
जिसमें उन्होंने हमारी व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम का अनुकरण करेंगे। कहने का मतलब वही है कि गांधी जी जब ऐसे स्टेप लेते थे लोग उनकी तारीफ करते थे। ठीक, जब ऐसा चल रहा था तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो चुका था। ठीक है, उसी समय गांधी को ये लगा कि क्यों ना अभी तो हम रचनात्मक कार्य ही करते हैं। तो रचनात्मक कार्य के लिए उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए वो निकल पड़े। हरिजनों का मतलब दलित वर्गों को उन्होंने हरिजन कहा। हरिजन का मतलब प्रभु का जन, यानी कि परम पिता परमेश्वर का जन। जैसे हरिजन इनको कहते हैं, वन बंधु वो आदिवासियों को कहते हैं। क्लियर, या वनापराज या कालीपराज, आप ये नाम सुनते होंगे। ठीक है, तो उनको ये नाम देते हैं। तो वही चीज़ हरिजन इनको नाम देते हैं। और पूना समझौते के बाद इन्होंने एक नया संघ बनाया जिसे अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। हरिजन सेवक संघ बनाया, ठीक है, जिसमें सेवा की जाती थी इन लोगों की। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हरिजन सेवक संघ की क्या स्थापना थी। ठीक है, और न केवल इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बल्कि हरिजन नामक एक पत्र भी निकाला जिसमें इन सभी लोगों की सेवा से संबंधित बातें लिखी जाती थी, इनके कल्याण की बातें लिखी जाती थी और अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बातें लिखी जाती थी। अब आप सोच सकते हो, गांधी एक ब्राह्मण परिवार से था, वैष्णव संप्रदाय से था, लेकिन फिर भी वो देश में इस व्यवस्था को, इस अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कदम से कदम ताल मिलाकर चल रहा था। समझ गए? कहने का मतलब क्या है, देखो, जिस धर्म में या जिस वर्ग में या जिस जाति में कोई व्यवस्था अगर खराब है, उसे अगर उन व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है और उन व्यवस्थाओं में अगर उसका साथ देने के लिए वो समुदाय आ जाए जो वास्तव में उस व्यवस्था का सम्मान करता था, उसका विरोध करता था, उसके समाप्ति को लेकर, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो आंदोलन और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे हैं। अस्पृश्यता लीग का इन्होंने स्थापना की और यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन और पूछा है, इसी बार पूछा था कि गांधी जी ने क्या अस्पृश्यता लीग की स्थापना की थी, तो बिल्कुल हाँ, उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी, जो कि यूपीएससी ने इसी बार क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, एक तरीके का लास्ट सम्मेलन होता है और इसमें आगे चलकर ये डिसाइड होता है कि हम जितनी भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट हैं उन सबको भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संकलित करते हैं और 1935 के अधिनियम में उन साइमन कमीशन की रिपोर्ट को मेंशन करते हैं। ठीक है, इसी समय एक और घटना घट रही होती है कि कांग्रेस जो कि राजनीतिक पार्टी थी, तो वो राजनीतिक पर ज़्यादा फोकस हो रही थी, वो सामाजिक सुधार कार्यक्रमों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो सामाजिक सुधार कार्यक्रमों पर ध्यान देने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व किया था जेपी ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, मीनू मसानी ने, जो कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए थे। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से कौन से थे, तो आप बता सकते हैं कि मीनू मसानी थे, जेपी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है, अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन थे, राम मनोहर लोहिया थे। क्लियर? इन्होंने 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य रखा और कहा कि जो फांसीवाद और प्रतिक्रियावाद है, इसके रहते हुए भारत को संघर्ष करते रहना चाहिए। मतलब इन चीज़ों को देखे, भारत की वर्ल्ड में ये चीज़ें, फासिज्म बढ़ रहा है, प्रतिक्रियावाद बढ़ रहा है, क्योंकि आप उस समय देखते हो ना, मुसोलिनी और हिटलर की ये मानसिकता प्रबल हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था। ठीक है, हालांकि शुरू ही हो चुका था एक तरीके से। तो उन सारी चीज़ों की बात को लेकर भारतीयों को ध्यान देने की बात कही गई। ठीक है, लेकिन नेहरू का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अस्वीकृत हो गया। मतलब उन्होंने कहा कि हमें वर्ल्ड के इन फासिज्म से, प्रतिक्रियावाद से कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि भारत में स्थितियाँ कैसी हैं और भारत की स्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए जब आगे परिस्थितियां बदलने लगी तो ये हुआ कि अब तो इस समय गांधी भी कोई आंदोलन नहीं कर रहे, गांधी अपना रचनात्मक कार्यों में व्यस्त हो गए थे। ठीक है, वो हरिजन उत्थान की ओर निकल चुके थे। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना कि गांधी जी क्या करते थे ना, सोच समझ कर आंदोलन करते थे। वो वेट करते थे, वॉच करते थे और देखते थे कि आंदोलन अभी करना उचित है या अनुचित है। ठीक है, तो जब गांधी ऐसे अलग हो गए तो ये हुआ कि नेहरू और उनके सहयोगी जो समाजवादी दल के लोग थे, उन्होंने अपने पिता की भांति पूर्ववत, जो कि स्वराज पार्टी ने किया था,
वैसा ही इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम विधानमंडल में जाकर सरकार बनाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और दबाव बनाकर देश को आज़ाद कराएंगे। ठीक है, तो गांधी ने कहा ठीक है तुम लोग जाओ, हम तब तक आराम करते हैं। ये लोग गए 1936 के लखनऊ में और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और अध्यक्षता करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम विधानमंडलों के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। और जब विधानमंडलों के चुनाव में इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो हुआ क्या कि कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त हुई। ध्यान देना, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त हुई, लेकिन आगे चलकर उसने अन्य दलों के साथ में मिलकर 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली। क्लियर। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया। कृषक प्रजा पार्टी के जो थे वो फजलुल हक थे, ठीक है, और मुस्लिम लीग का तो आप जानते हो शफी खां और मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, इन लोगों ने अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली, यानी कि इन लोगों ने भी सरकार में अपनी सरकार की रुचि बना ली। अर्थात कांग्रेस अपना 8 प्रांतों में थी और बाकी 3 प्रांतों में ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक, तो उसी समय क्या हुआ कि अपने 28 महीने के इस छोटे से शासनकाल में कांग्रेस ने काफ़ी सारे बिल को पारित करवा लिया और काफ़ी सारे अच्छे कार्यों को भी संचालित करवा लिया, काफ़ी सारी सरकार की बातें भी बनवा ली। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और कांग्रेस ने ये सोचा कि ठीक है अब तो हम सरकार में आ ही गए हैं, तो क्यों ना इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाए, यानी कि एक योजना समिति का गठन किया जाए। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में एक योजना समिति का गठन किया गया, जिसको आगे चलकर भारत की आज़ादी के समय योजना आयोग के रूप में गठित करने का प्रोविजन शामिल था कि हम भारत के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए। लेकिन जब ये परिस्थितियां चल रही थीं तो उसी के अगले वर्ष कांग्रेस का फिर से अधिवेशन होना था। उस अधिवेशन में क्या हुआ कि हरिपुरा में अधिवेशन जो हुआ 1938 में, तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उसी समय के बाद फिर से सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हमें त्रिपुरी में भी अध्यक्ष बनाया जाए और इसके वो उम्मीदवार बन गए। लेकिन उसी समय त्रिपुरी में क्या हुआ कि महात्मा गांधी के सबसे नज़दीकी, सबसे सहयोगी पट्टाभी सीतारमैया भी वहाँ पर अध्यक्ष के दावेदार के लिए अपना नामांकन कर चुके थे। और जब नामांकन कर चुके तो वहाँ पर क्या हुआ, गांधी की जिद थी कि इस बार अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया ही बनना चाहिए और अगर सीतारमैया हार गए तो उनकी हार का मतलब है मेरी हार। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से जलते थे। कई सारे मूर्ख हिस्टोरियन और कई प्रकार के मूर्ख यूट्यूब पर पढ़ाने वाले और मूर्खता से भरपूर यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार के आप यूनिवर्सिटी के लोग कह सकते हो, वो यहाँ पे बता ये देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच टसल थी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के मध्य टसल थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आपको मेंस की आंसर राइटिंग में भी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के डिस्प्यूट को लेकर काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस कराया था। हालांकि हिस्ट्री ऑप्शनल जब हम पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको डिस्कस कराएंगे कि उनके बीच मतभेद जरूर थे लेकिन मनभेद नहीं थे। और सुभाष चंद्र बोस को जब ये पता चला कि अच्छा ये तो पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी की बात पर आ रहे हैं और गांधी जी वास्तव में एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो गांधी जी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ कि पट्टाभी सीतारमैया ने भी कह दिया कि हम भी नहीं बनेंगे और उन दोनों की जगह पर बना दिया गया किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष। और सुभाष चंद्र बोस यहाँ से आउट ऑफ हो जाते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लेते हैं। हालांकि पूर्णतया अलग नहीं करते हैं, अलग करने का मतलब अपने विचारों से उनको अलग कर लेते हैं। और जब अलग कर लेते हैं तो क्या हुआ कि यहीं से सुभाष चंद्र बोस फॉरेन की ओर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले जो एक घटना घट जाती है वो क्या थी? वो घटना होती है अगस्त प्रस्ताव की। क्लियर?
अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगस्त प्रस्ताव से संबंधित क्या क्या प्रोविजन हैं, ये हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के पहले तक की घटना को हम यहाँ पे आपको कवर करा देंगे। ठीक, पहले हमने सोचा था कि आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहीं पे कंप्लीट करा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो क्या हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, तो लॉर्ड लिनलिथगो को चाहिए था कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये हमारा सहयोग करें और सहयोग साथ में करें, और जो भी भारतीय सैनिक हैं उनको हमारे साथ मिलने की स्वतंत्रता प्रदान करें। लेकिन कांग्रेसी तो कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम आपका सहयोग कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप हमें आज़ाद कर दो। दूसरी बात, हमें संविधान बनाने का अधिकार दो, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, और हमें ये डिसाइड करने का अधिकार दो कि हम आगे सरकार में क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन लिनलिथगो महोदय ने कहा कि देखो भाई, हम आपको अभी तो संविधान बनाने का अधिकार नहीं दे सकते, लेकिन जब युद्ध ये समाप्त हो जाएगा तब हम आपको एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने का राइट दे देंगे। ठीक है, और आपको एक युद्ध सलाहकारी परिषद का भी गठन करने का अधिकार दे देंगे कि युद्ध के समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का भी हम विस्तार कर देंगे, लेकिन अभी आप हमारा साथ दे दो। ठीक है, कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं, पिछली बार धोखा आपने दे दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे बापू साहब ने आपकी खूब मेहनत की थी, लेकिन आपने धोखा दिया था, इस बार ऐसा कोई धोखा नहीं चलेगा, पहले दो फिर हम आपका साथ देंगे। तो इन्होंने कहा अरे भाई इतना तो यकीन रखो। इन्होंने कहा यकीन बिल्कुल नहीं है, आप तो अंग्रेज हो, आप पर तुम यकीन ही नहीं कर सकते। तो जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई तो कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना। ध्यान देना, ये अगस्त प्रस्ताव है, फिर एक अगस्त घोषणा आप आगे पढ़ोगे जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने बात को नहीं माना, और न केवल इन्होंने बात को माना बल्कि मुस्लिम लीग ने भी इस बात को नहीं माना। क्यों? मुस्लिम लीग का ये कहना था कि तुम हमें पाकिस्तान के बारे में बताओ कि पाकिस्तान हमें दोगे कि नहीं दोगे। उसने कहा, लिनलिथगो ने, हमारे ऊपर युद्ध की गाज गिरी है और आप दोनों अपना अपना सोच रहे हो, हद हो गई। तो वो बोले अरे नहीं भाई, आप तो बहुत चालाक इंसान हो, अभी आप फंसे हो, जिस दिन युद्ध जीत जाओगे हमें तो भूल ही जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ये चीज़ें हो गई, और ये चीज़ें होने के बाद लिनलिथगो ने क्या कर दिया, गड़बड़ उसने ये कर दी कि बिना इन कांग्रेसियों के समर्थन के, बिना इनकी अनुमति के, उसने क्या किया कि इन सब को शामिल करवा लिया, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों को बुला लिया, जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको भेज दिया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन सबको भेज दिया तो कांग्रेसी इस चीज़ से नाराज हो गए और उन्होंने सब ने अपनी अपनी विधानमंडल से त्यागपत्र दे दिया। समझ गए? यूपीएससी आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगी कि कांग्रेस ने विधानमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया था, उसका मुख्य कारण क्या था। तो आप बता सकते हैं इसका मुख्य कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की अनुमति के लोगों को पार्टिसिपेट करा दिया गया था, इसलिए उन्होंने विधानमंडल से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, जब त्यागपत्र दे दिया तो उसी समय क्या हुआ कि मुस्लिम लीग तो अपनी डिमांड पे चल रही थी, उसने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया कि एक काम करते हैं, अब हमें पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देना। एक बार यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। क्या द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, नेहरू रिपोर्ट में हुआ था, जिन्ना सूत्री में हुआ था? तो नहीं, उसमें नहीं हुआ था। इसका कॉन्सेप्ट बाद में आता है। क्लियर? जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि आपको मिलेगा क्या कि सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित इकबाल ने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लियर? और 1933-34 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान जैसे शब्द को गढ़ा था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के नाम को कैसे बनाया था, पा से पंजाब, आ से अफगानिस्तान, का से कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान, यानी कि ये 5 प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान बनना था। ठीक है, और इसी प्रस्ताव की रूपरेखा आगे फजलुल हक और सिकंदर हयात खान ने रखी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर रोल अपना रखते हैं मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, इस चीज़ को इन्होंने रखा और आगे चलकर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग यही सोचने लगी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मिलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि भारतीय नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। ठीक है, और जब ऐसी स्थितियां बनने लगी
तो क्या हुआ कि जितने भी भारतीय थे इनको जब बुलाया वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बुला लिया गया, तो लोगों ने सोचा, किसने बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कि अगर अभी हम आंदोलन करेंगे तो सबके सब पकड़े जाएंगे, सबको जेल में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो क्यों ना हम व्यक्तिगत सत्याग्रह को तरजीह दें, मतलब एक एक व्यक्ति घर घर जाकर लोगों को सत्याग्रह के प्रति आंदोलित करे, ताकि ये जो सत्याग्रह की जो बयार है वो बुझे ना। क्लियर। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने सत्याग्रहियों को चुना, जिसमें से पहले सत्याग्रही बनाए गए विनोबा भावे और दूसरे बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। इन दोनों को जब चुना गया तो इसका उद्देश्य ये रखा गया कि ये बताओ जाके कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की जो जनता है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ में नहीं है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बता सकते हैं इसका उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की जनता ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा बताइए, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ था, तो महाराष्ट्र से। खत्म कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में जाके। क्लियर। तो आपको बस इतनी बातें यहाँ पे याद रखनी है। जब इतनी बातें आपने याद रख ली तो अब बात आती है कि ठीक है इतनी बातें हमारी हो गई, तो जब भारतीय सहयोग नहीं कर रहा है, भारतीय अलग से भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हैं, उधर अंग्रेज अपना वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए हैं, तो ये हुआ कि आंतरिक स्थिति को हर हाल में सॉल्व किया जाए और कोशिश ये की जाए कि भारतीयों को मनाया जाए, क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है। हो सकता है हम जीतें या हारें और भारत हमारे हाथ से भी निकल जाएगा। तो एक काम करो, भारत के लोगों को मनाओ। और भारत के लोगों को मनाने के लिए ही उस समय के गवर्नर ने, उस समय के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने क्या किया कि एक क्रिप्स महोदय के नेतृत्व में एक प्रस्ताव भेजा भारतीयों के लिए कि अभी आप हमारा साथ दे दो, आगे चलकर आपको हम ये चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन भारतीयों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, कौन से प्रोविज़न थे, क्या कारण था, और एक्सेप्ट ना करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या चेंजेस आए, किस तरीके का नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या पर्पस हो गए, इन सारी कहानी को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अर्थात अपने अगले पार्ट में। और अगले पार्ट में जब हम पढ़ लेंगे तो एक तरीके से मॉडर्न इंडिया का हमारा 1919 से लेके 1947 तक का पूरा घटनाक्रम काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है आपको आज की क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे डिटेल में आपको मिले होंगे, कहानी आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता, वेबल योजना, माउंटबेटन योजना और बताइए कैबिनेट मिशन, नौसेना विद्रोह, सुभाष चंद्र बोस, कई सारी घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करिए और कोशिश करिए कि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम आपके अनुकूल रहे।